अस्सलामु अलैकुम। आप में से आवाज आ रही है बच्चों? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है। गुरु तैयार को आवाज आ रही है बस। ठीक है, चले। थैंक यू, थैंक यू। लोअर योर हैंड प्लीज। लोअर योर हैंड प्लीज। अच्छा, मुझे बताइए जरा, आप में से आउट स्टेशनर बच्चे कितने हैं? यानी हॉस्टल वाले बच्चे कितने हैं आप में से? बशर, जावेद और एक ही है जी। चलें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कल की क्लास के बारे में ऐलान शाम को किया जाएगा। जिस तरह चांद का ऐलान रात को किया जाता है, तो कुछ मुख्तलिफ कभी कोई ट्वीट आ जाता है, कभी कोई सर्कुलर आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। हम तो इसी मुसीबत में पड़े हुए हैं। पर इंशाल्लाह ताला ऐलान इसलिए शाम को किया जाएगा। इंशाल्लाह ताला क्लास तो हम बड़ी उम्मीद है हम करेंगे। सिर्फ कल के बारे में थोड़ा सा है कि कुछ हौसले वाले बच्चों के रिजर्वेशन आ रही हैं कि जी हमें वन डे दे दिया जाए, ताकि हमें वन डे के बाद हम क्लासेस करें। तो बहरहाल वो हम शाम को जो है वो ऐलान कर देंगे कि माइट भी हम फिर कल के लिए ऑफ करें, ताकि हौसले वाले बच्चे जो हैं जितने भी हैं वो जो है वो रियान शेख मतलब सबर कारिया में तो गल करना है। अच्छा जी। तो वो हाफ वाले बच्चे कह रहे हैं कि जी हमें वन डे दे दिया जाए, ताकि फिर हम जो है वो वेडनेसडे को प्रॉपर क्लास ले सकें इंशाअल्लाह इनटू द कॉलेज। तो वो हम उनकी रिक्वेस्ट जो है वो भी देख रहे हैं। मुख्तलिफ ट्वीट्स भी आ रहे हैं, कभी मुराद राज साहब, कभी रात का ट्वीट उनका और होता है, क्योंकि रात को पता नहीं, और सुबह का ट्वीट उनका कोई और होता है। बहरहाल रियान शेख जी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। रियान बोलो अब। सर आपकी आवाज़ नहीं ठीक आ रही। रियान, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही सही। रियान, आपकी आवाज नहीं आ रही। असलान से अस्सलाम वालेकुम सर। असलान की आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब हमारी सर तरफ से आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आवाज आ रही? लोअर योर हैंड प्लीज। लोअर योर हैंड। हाँ जी। अहमद जमाल, अपने आप को अनम्यूट करो। सर ठीक है। अब क्या हो गया था? वॉइस नहीं आ रही थी? यस सर, बहुत कम आ रही थी। अच्छा, बहुत कम आ रही थी। चलें। अच्छा जी, वो सिर्फ हम हास्टल वाले बच्चों की रिक्वेस्ट जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो लेट्स सी, हम शाम को आपको अनाउंस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देंगे कि कल के बारे में हमारा क्या लाहे अमल होगा। कल या हम क्लास का ज़ाहिर है हम कॉलेज में करेंगे, या फिर कल शायद ऑफ करें हम। व्हाट्सएवर टुमारो वी विल डिस्कस इवनिंग। चांद का ऐलान शाम को किया जाएगा। चलो जी। डिडक्शन नॉट डिविजिबल, वापस आइए जो डिडक्शन नॉट डिविजिबल वो हम पढ़ रहे थे जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द सैटरडे लेक्चर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द सैटरडे लेक्चर? चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम नंबर 6 पढ़ रहे हैं। अब नंबर 6 हमने पढ़ना है जी। Expenditures of a nozzle business on account of the head of expenditure which exceeds the allowable limit, the allowable deduction shall be calculated as below. आगे चलें। As below, total head of expenditures divided by total world turnover multiplied by total turnover in Pakistan. प्लेन पेज पे आ जाइएगा। ये देखें, सपोज एक यूके बेस्ड कंपनी है, उसने पाकिस्तान में ब्रांच बनाई, उसने बांग्लादेश में ब्रांच बनाई, उसने इंडिया में ब्रांच बनाई अपनी। हमें किससे कर्जा है?
हमें सिर्फ पाकिस्तान की टैक्सेशन से कर्ज है। अब यूके बेस्ड कंपनी ने क्या किया कि एक रखा सब कंट्रीज का मार्केटिंग मैनेजर, इसकी सैलरी थी जी से $1 मिलियन। ठीक है जी, वैसे तो वो मूवी का नाम भी है मेरा ख्याल $1 मिलियन किसी का, या 100 मिलियन है। अच्छा जी, उन्होंने क्या किया, अच्छा अज्यूम कर लें कि पाकिस्तान में रेट ऑफ टैक्स है, अज्यूम कर लें 40%, यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स है 30%, यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स है 20%, अज्यूम कर लें। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में रेट ऑफ टैक्स बड़ा है, ऐसे करते हैं मार्केटिंग मैनेजर तो हमने हर मुल्क के लिए रखा है ये वाला, लेकिन इसकी सैलरी सारी की सारी यहाँ डेबिट कर देते हैं पाकिस्तान के प्रॉफिट लॉस में। इज इट जस्टिफाइड? क्या ये जस्टिफाइड होगा? आंसर इज नो। तो लॉ ने क्या कह दिया, लॉ ने कह दिया जब इस तरह की सिचुएशन आए तो ये $1 मिलियन जो इसके सैलरी यहां डेबिट नहीं होगी, पाकिस्तान की टर्नओवर अगर 20 मिलियन है, इसकी 30 मिलियन है और इसकी 40 मिलियन है टर्नओवर, तो जो एक्सपेंस एलोकेट होगा वो टर्नओवर के हिसाब से होगा। अगर आप सारे का सारा डेबिट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा और उतना ही लॉबल एक्सपेंडिचर होगा जितना के उस मुल्क की टर्नओवर के लिए होगा। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? यानी कि पाकिस्तान में कितना डेबिट हो जाएगा, पाकिस्तान में कितना डेबिट हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय $1 मिलियन इंटू कह लें कि जी 150 का डॉलर है, इतना एक्सपेंस पाकिस्तान में डेबिट होगा। जो भी आ गया व्हाट्सएवर। अब इतनी अकल तो आपको मेरा ख्याल है कि है क्या वो चौथी जमात का मैथ कर लेते हैं। एनी क्वेश्चन जी? चलें जी, उधर आ जाइए अब दोबारा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर हम पढ़ चुके थे मेरा ख्याल है, इसमें कोई सवाल तो बोल दें जी। रियान शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। शेख, एंटरटेनमेंट अलाउंस शेख तुम्हारी फीस 32,000 टैक्स की, 16,000 सर नहीं है। क्यों? बस मेरी मर्जी। सर इन्होंने आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में लिखा है एक लाइन है एंटरटेनमेंट के बारे में कि अगर तो ये प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो ये डिसअलाउ हो जाएगी। हम्म, ये यानी सर कि प्रेस, यानी कि देखें ना, अब आप साबित कर दें कि ये आप कस्टमर के लिए खर्च कर रहे हैं। अगर आप प्रूव कर देते हैं उसका एक्सपेंडिचर प्रॉपर है, क्रॉस चेक पेमेंट है, टैक्स डिडक्शन है, तो फिर डिसअलाउ नहीं होगी। ठीक है सर। ठीक है? यस सर। देखो देखो, हर चीज की कोई ना कोई लिमिट है। मेरी 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 बात समझो। आप जब असेसमेंट करवाते हो तो जो आप लोग तो प्रैक्टिकली टैक्स में इन्वॉल्व नहीं हो। आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मेरे पास एक अकाउंट्स आए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे पास आई किसी और की बनी हुई, तो उसको टैक्स का नोटिस आया हुआ था। वो टैक्स का नोटिस उठा के मेरे पास आके कहता जी ये टैक्स का नोटिस बड़ा हार्श आ गया है। मैंने उसकी रिटर्न और उसके अकाउंट्स कंपाइल अप किए, मैंने उसको रिव्यू करना शुरू किया। मैं कहा यार रिव्यू करूं, क्या प्रॉब्लम क्या है उसकी। उसका मैंने देखा कि प्लांट एंड मशीनरी की WDV क्या है। बड़े मजे की आपको बात हूं, प्लांट एंड मशीनरी की WDV क्या है, और प्रॉफिट लॉस में प्लांट एंड मशीनरी रिपेयर कितनी डाली हुई है। प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर, प्लांट एंड मशीनरी की उसकी WDV थी 3 मिलियन और प्लांट एंड मशीनरी का रिपेयर एक्सपेंस डाला हुआ था 5 मिलियन। तो अफसर ने नोटिस देना था। यस सर। बंदा पूछे कि इज इट जस्टिफाइड। नो सर। मैं कहा जी अकाउंट्स किने बनाए सी, कहता जी वो अकाउंट साढ़े अकाउंटेंट ने बनाए सी। वो ज़ाहिर है हमारे भी कुछ चार्टर्ड अकाउंट्स है जो मोहर लगा देते हैं, सच्ची सी बात है, हम बड़ी ओपन सी बात करते हैं। तो कहता जी उन्हें भी कहा जी खर्चे बहुते पा दो, प्रॉफिट घट जाएगा, प्रॉफिट घट जाएगा, टैक्स घट जाएगा। तो मैं कहा टैक्स को अकल ना घटाना सी कि इदा घटाना सीगा। तो ये यस दिस इज अ सर। प्रॉब्लम। यहाँ हम कह सकते हैं दिस इज एन एक्सेस एंड द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स। ठीक है? यस सर। ठीक, चलो, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा जी, नंबर 8 अभी नहीं मैं पढ़ा रहा जी, नंबर 8 थोड़ा सा टेक्निकल है जी, आगे चलते हैं जी। पहले नंबर 9,
अच्छा, नंबर 9 आप देख लीजिएगा कि उसने बताया कौन सी पेमेंट्स जो है वो लीगल हैं, कौन सी पेमेंट्स जो है वो लीगल नहीं है। ये अभी चूंकि वो पिछली के रिलेटेड है इसलिए मैं आगे आ जाइए। एनी पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ए सैलरी एक्सीडिंग ₹25 पर मंथ इफ नॉट मेड थ्रू ए क्रॉस चेक और ट्रांसफर टू द बैंक एम्प्लॉइज बैंक अकाउंट। लो जी, सैलरी के ऊपर एक और कंडीशन लगी। इससे पहले सैलरी के ऊपर क्या कंडीशन थी? एनीबॉडी? इससे पहले सैलरी के ऊपर क्या कंडीशन थी? एनीबॉडी? prefer to be by answer to be by the girls। क्या सैलरी के ऊपर कोई पेमेंट की कंडीशन है? गर्ल्स आंसर करें जी। गर्ल्स कहते हैं सर समझ आ गई। जब पूछो सर समझ आ गई, चलो तुसी दसो हुण समझ आ गई तो। सैलरी के ऊपर कोई कंडीशन है? हमने कोई सैलरी के ऊपर कंडीशन पढ़ी ऑलरेडी कि सैलरी का एक्सपेंडिचर आपको तब अलाउ होगा जब आप आगे सेंटेंस मुकम्मल करें। जरा मोमना यासिन को तो अनम्यूट करें। जी मोमना, हाँ जी, सवाल का जवाब दो। ये पॉइंट मुझे याद नहीं है कि कोई और भी है। अभी परसों पढ़ाया, अभी परसों पढ़ाया। एनी अदर पार्टी जी, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, सैलरी के ऊपर हमने कोई कंडीशन पढ़ी है? आसमा लतीफ जी, आसमा आसमा बोलो, मोमना को म्यूट करो। आसमा अनम्यूट करोगे तो मैं सुनूंगा आपकी बात। जी बोलें। अब आपकी हैंड फ्री ठीक नहीं है आसमा। चलो जी, अहमद जमाल जी, अहमद जमाल। सर टैक्स काट के पेमेंट करनी। टैक्स काट के पेमेंट करनी है, बिल्कुल एग्जैक्टली जी, टैक्स काट के पेमेंट करनी है। अब सैलरी के ऊपर एक और कंडीशन बेटा आ गई। क्या कंडीशन आ गई? अगर सैलरी आपकी 25,000 से ज्यादा है तो डेट मस्ट बी पेड थ्रू क्रॉस चेक। बैंकिंग चैनल के जरिए पेमेंट करेंगे। अगर आप बैंकिंग चैनल के जरिए पेमेंट नहीं करेंगे तो वो आपकी सैलरी डिसअलाउ हो जाएगी। अब देखिए 25,000 की पेमेंट मैं 30,000 सैलरी कर लेता हूँ, 30,000। 30,000 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं, 30,000 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो सैलरी बन गई 3,60,000। बेटा 3,60,000 सैलरी टैक्सेबल नहीं है, लेकिन मुझे क्रॉस चेक पेमेंट करनी है। और अगर सैलरी मेरी 9 लाख है तो मैंने दो कंडीशन मेरे ऊपर एप्लीकेबल होंगी। मैंने क्रॉस चेक भी देना है और मैंने टैक्स डिडक्शन भी करनी है। ऐसे नहीं हर खर्चा अलाउ हो जाना, जितने मर्जी आप खर्चे डालते जाओ आपको अलाउ होते जाएंगे। अब ये क्या बेसिकली आ रहा है? ये खर्चों एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट्स की कंडीशन आ रही है। इसलिए मैंने कहा था ये कह दो आ गया दरमियान में। अब वो कहता साथ कहता और ट्रांसफर द एम्प्लॉइज बैंक अकाउंट। अब क्या मेरे पास यहाँ पे जी, मैं कहूँ जी मेरे इधर कनाल कैंपस में मेरा 16-17 एम्प्लॉइज हैं, तो क्या मैं सबको अब अकेले अकेले को क्रॉस चेक देता रहूं? नहीं बेटा, अकेले अकेले को मैं क्रॉस चेक नहीं देता। मैं क्या करता हूं, 3 पेज पे ही मैं इनको बात समझाऊं। या पार्कर रैंडल में मेरे पास 85 स्टूडेंट्स हैं, 25 30 एम्प्लॉइज हैं। 115 चेक मैं काटने लगूं तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। क्रिसेंट सोचें, एमसीबी सोचें, कितने हजारों एम्प्लॉइज हैं। तो वहां बेटा क्या होता है कि द टिप्स का अकाउंट जो है वो ओपन है, जाहिर है बैंक अकाउंट है उसका। कहाँ? ये सामने एबीएल में। तमाम एम्प्लॉइज को मैंने, जो मेरे कनाल कैंपस के एम्प्लॉइज हैं, मैंने इनसे कहा जी आप वहां अपना अकाउंट ओपन करें। अगर आपने तनख्वाह लेनी है तो अपना अपना अकाउंट, जाती अकाउंट आप वहां पे ओपन करें। वहां पे मिस शादिया का, लिरजा का, अनम का, सबका, कयूम भाई का, आरिफ साहब का, चाहे आरिफ साहब वो विजिटिंग लेक्चरर हैं, जो भी, वो भी मैंने पेमेंट करनी है। वो भी मेरे लिए क्रॉस चेक की कंडीशन है। ठीक है जी।
तो सबका अकाउंट वहां पे ओपन है। मैं सबकी सैलरी जमा करता हूँ, सबकी सैलरी बनी से 8,60,520 रुपए, सबकी सैलरी मिला के बनी। अलीजा की, शादिया की, अनम की, ये बाहर बीबी बैठी, क्या नाम है इसका, काशफा की, कजूम भाई की। आगे मैं इनको यहाँ लिखूंगा अकाउंट नंबर सबके जी। मुझे कहेंगे हमारा सारा अकाउंट खुल गया है। मिस शादिया की सैलरी से मैं कहूँ जी 70,000 यहाँ मैं लिख दूंगा, अलीजा की यहाँ लिख दूंगा 60,000। इस तरह 5,60,520 बनेगा। एक चेक काटूंगा बेटा मैं सिर्फ बैंक को, और बैंक को कहूंगा योर सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है कैश विड्रॉ करूं, लेकिन बैंक को कह रहा हूं योर सेल्फ, तुम क्या करो, लेटर सा लगा के देता हूं कि मेरे बैंक अकाउंट से यहीं से पैसे निकाल लो, आपके पास ही है। इन तमाम लोगों के बैंक में इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, क्योंकि उसे सिर्फ ट्रांसफर नहीं डालनी है, जेवी डालनी है उसने। वो मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और इन तमाम लोगों के बैंक में पैसे ट्रांसफर। सिर्फ एक चेक जाता है जी मेरी तरफ से, एक चेक मेरा सैलरी का जाता है, एक चेक मेरा लेक्चर कॉस्ट का जाता है। उधर आ जाइए। तो लॉ कहता है ये भी क्रॉस चेक पेमेंट ही है। जाहिर है मैंने कैश तो लिया, ये है ट्रांसफर टू द एम्प्लॉइज बैंक अकाउंट। या मैं सबको अकेले अकेले चेक दूं, मिस शादिया बतूल के नाम का चेक बनाऊं, कयूम रजा के नाम का चेक बनाऊं, अली रजा के नाम का चेक बनाऊं, इतना चेक बना तो मेरा अकाउंट नहीं पागल हो जाए और मैं साइन कर थक जाऊं। ओनली वन चेक। तो देयर आर टू कंडीशन ऑन द सैलरी। आगे चलते हैं जी। Any contribution to such provident fund, pension fund, gratuity fund, superannuation fund, or annuity fund which is not recognized or approved under the income tax law. लो जी, इसका मतलब है मैंने कोई प्रोविडेंट फंड मेंटेन करना है तो भाईजान वो मैंने प्रोविडेंट फंड जो है वो रिकॉग्नाइज भी करवाना है। किससे रिकॉग्नाइज करवाना है? कमिश्नर से। ये हम पढ़ के आए हैं उधर सैलरी में। अगर मैं रिकॉग्नाइज नहीं करवाऊंगा तो मुझे खर्चा डिसलो हो जाएगा। कौन सा खर्चा डिसलो होगा? लो जी बताओ जी आप लोग, कौन सा खर्चा डिसलो होगा? आसमा अब हाथ नीचे कर लो। जी कौन सा एक्सपेंडिचर डिसलो होगा? एज एन एम्प्लॉयर कौन सा एक्सपेंडिचर डिसलो होगा? एनीबॉडी? एनीबॉडी? अगर मैंने अब प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज नहीं है, अली हैदर जी, अली हैदर सर जो एम्प्लॉय को ग्रेचुटी वगैरह देते हैं उसके जो फंड होंगे वो डिसअलाउ हो जाएंगे खर्चे। अच्छा नहीं, मैंने प्रोविडेंट फंड का पूछा है। तो सर उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं ना, एम्प्लॉयर इन्वेस्ट करता है सर एम्प्लॉय के बिहाफ पे। हाँ जी, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना वो मेरा खर्चा ही है ना बेटा। जी जी सर। जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मेरा खर्चा नहीं है, वो तो मैं डिडक्शन करता हूँ। जो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर का एक्सपेंडिचर है बेटा मुझे वो डिसलो हो जाएगा। मैं कोई भी फंड मेंटेन करूं, ऑल फंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द अंडर द इनकम टैक्स लॉ। वो तो किसी ने अप्रूव करने होते हैं, वो बेटा आपके रेलेवेंट कमिश्नर ने अप्रूव करने होते हैं। अगर मैं वो अप्रूव नहीं करवाऊंगा तो जितनी मेरी बीइंग एन एम्प्लॉयर मेरी कंट्रीब्यूशन होगी, जितनी ऑल एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। और आपको पता है, और जब आप सैलरी का सवाल करते हैं तो आपने उसमें से टैक्स भी काटना होता है। जाहिर है प्रोविडेंट फंड में टैक्स काटना है ना आपने। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे 1,50,000 और 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर। तो आपने अगर टैक्स नहीं काटा तो अगला पॉइंट ये है कि जनाब अगर आपने टैक्स नहीं काटा तो आपको फिर भी वो जो पेमेंट है वो डिसअलाउ हो जाएगी। इसी तरह जिस तरह प्रोविडेंट फंड इज ए पार्ट ऑफ सैलरी, प्रोविडेंट फंड इज ए पार्ट ऑफ सैलरी। आगे क्या है जी? एनी डोनेशन टू अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। हाँ जी, अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देंगे तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगी, और अगर अप्रूव्ड को देंगे तो बेटा डिसअलाउ वो भी हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट। अनअप्रूव्ड तो टोटल डिसअलाउ हो जाएगी और कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और अप्रूव्ड को देंगे डिसअलाउड तो वो भी हो जाएगी लेकिन उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। और टैक्स क्रेडिट का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आगे आइए। बैड डेट्स, किसी भी किस्म की प्रोविजन आपको अलाउ नहीं होनी जी। बैड डेट्स किसी भी किस्म की प्रोविजन आपको अलाउ नहीं होनी। पर्सनल नेचर का एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होना। ले जी हमने यहां तक पढ़ लिया जी। अब पीछे आ जाइए, पीछे हम जो एक छोड़ के आए हैं।
ये वाला जी। अब हम ये पढ़ते हैं, यहां तो कोई सवाल तो बोलें बेटा। ये इसको बैल देना। चलें जी आगे चलते हैं जी। अब ये वाली बात बड़े गौर से समझिएगा। क्या सैलरी के अलावा कोई एक्सपेंडिचर होता है? सैलरी या एंटरटेनमेंट के अलावा कोई एक्सपेंडिचर होते हैं? एनीबॉडी? एनीबॉडी? सैलरी और इसके अलावा कोई एक्सपेंडिचर होते हैं? इसके ना पानी की बोतल दे दे मुझे। अली अदर जी, अली अदर। सर होती है, उसके बाद यूटिलिटीज के होते हैं, ट्रैवलिंग के होते हैं सर, उसके बाद ट्रैवलिंग के होते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है, एडवर्टीजमेंट होती है, मिसलेनियस होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। ठीक है जी, चलें जी, ठीक यस है, सर। थैंक यू, थैंक यू। अब ये बात बड़े, एनी एक्सपेंडिचर अंडर सिंगल हेड अकाउंट, एनी एक्सपेंडिचर अंडर सिंगल हेड अकाउंट एक्सीडिंग 2,50,000 इन एग्रीगेट, कहता अगर उसका इन एग्रीगेट बैलेंस 2,50,000 हो जाए, शैल बी इनएडमिसिबल, उसके बाद इनएडमिसिबल हो जाएगा इफ द पेमेंट इज नॉट मेड थ्रू क्रॉस चेक, अगर आपने क्रॉस चेक या बैंक ड्राफ्ट के अलावा पेमेंट नहीं की। लेकिन ये वाली प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, ऊपर वाली दो लाइनें एप्लीकेबल नहीं है किसके ऊपर? अगर सिंगल ट्रांजैक्शन 25,000 की है, यानी कि 24,000 का खर्चा कर दो, 23,000 का खर्चा कर दो, 22,000 का खर्चा कर दो, 25,000 से ऊपर जाओगे तो डिसलॉ हो जाएगी। मैं अभी ये कैलकुलेट करके बता, यूटिलिटी बिल जितनी मर्जी 18 लाख 20 लाख कैश पेमेंट कर दो, फ्रेड चार्जेस, ट्रक का किराया, ट्रेवल फेयर, जहाज का किराया, पोस्टेज, टिकटों के पैसे, स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन, सरकार का टैक्स, इनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती। एनी अमाउंट क्रेडिटेड बाय द डायरेक्ट ट्रांसफर टू एन एम्प्लॉइज बैंक अकाउंट फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर। एम्प्लॉय को मैंने कहा जाओ यार लाहौर से हो, कराची से होगा, तुम्हारा जितना खर्चा होगा आके पैसे ले लेना। एम्प्लॉय ने अपने पास से पैसे लगाया सारे के सारे, उसने आके कहा 40,000 का खर्चा हो गया, मैंने 40,000 का चेक काटा, एम्प्लॉय के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो वो भी क्रॉस चेक ही हो गया ना। वो मेरे ब्याह पे खर्च कर आया, वापिस आया, मैंने डायरेक्ट एम्प्लॉय को पैसे दे दिए। अब ये 2,50,000 और 25,000 वाली बात जरा समझिएगा, प्लेन पेज पे आए बड़े को अकाउंटिंग आपको पढ़ाने लगा हूं। एक बात आपको बड़े मजे की बताऊं, अगर आप टैक्स चार्टर्ड अकाउंट बनने के बाद अगर आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप हरफन मौला नहीं हो सकते। हरफन मौला होने का मतलब ये है कि पहले तो मैं सोचूं कि मैं जी वो, चलें ये बात मैं फिजिकली इंशाल्लाह ताला समझ बताऊंगा आपको। बात यह है कि टैक्स प्रैक्टिस की बात करूं, तो जब आप टैक्स प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस में आपकी रहती है। अब मैं पढ़ाने लगा जी आपको अकाउंटिंग, छोटी सी अकाउंटिंग, लेजर है जी, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस। ओहो, दोबारा हो गया, डेट, पर्टिकुलर्स, पहले दिन एंट्री है जुलाई 2 की, कैश पेड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का लेजर है जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कैश पेड 30,000, बैलेंस भी 30,000 हो गया, 10/7, फिर कैश पेड 40,000, 70,000 हो गया, 15/7 कैश पेड 1,10,000, 1,80,000 हो गया, फिर 20/7 कैश पेड 70,000, 2.5 लाख हो गया।
फिर 3160, ये एक ही टैक्स ईयर है बेटा। 24,000, 2,74,000 हो गया। 15,900 कैश पेड। 28,000, कितना हो गया जी? 26, 3,02,000 हो गया। अच्छा जी। 39 क्रॉस चेक पेड 30,000, 3,22,000। ऑल एक्सपेंडिचर अलाउड। सिर्फ आपने साबित क्या करना है कि बिजनेस रिलेट करते हैं और कैपिटल नेचर के नहीं। ऑल एक्सपेंडिचर अलाउड, उसका एग्रीगेट बैलेंस 2.5 लाख। उसके बाद 25,000 से कम है, अगर वेरीफाइबल है, बिजनेस रिलेट है, तो अलाउएबल एक्सपेंडिचर। $28,000 है, कैश पेड है, 25,000 जायज है, 2.5 लाख की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, नॉट अलाउएबल। 30,000 का एक्सपेंडिचर है, क्रॉस चेक पे की है, रिलेटेबल है, अलाउएबल एक्सपेंडिचर। लो जी, सवाल बोलो जी। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन? शमशुज़मा। सर ये लास्ट वाली दोनों पेमेंट क्रॉस चेक से की है, ये किस वजह से डिफरेंस आपने बताया है अलाउएबल और नॉट अलाउएबल का? जो लास्ट दो पेमेंट लास्ट वाली जो पेमेंट है 24,000 की, वो 25,000 से कम है जी 25,000 से कम अगर पेमेंट जितनी मर्जी है वो कैश पे कर सकते हैं, जी जितनी मर्जी है। 25,000, 22,000, 21,000, 19,000, 18,000, 17,000, 15,000, 14,000, 13,000, 12,000, फिर 24,000, फिर 23,000, फिर 22,000, जितनी मर्जी पेमेंट है, आपने साबित करना है बिजनेस रिलेट करती हैं और आपके पास रसीद प्रॉपर है, अलाउएबल है। और फिर 28 वाली ज्यादा थी इसलिए नहीं वो की। चूंकि हाँ जी 28 वाली चूंकि 25,000 ज्यादा थी, कैश पेमेंट कर दी, इसलिए अलाउ नहीं किया। फिर 30 वाली फिर से अलाउ। 30 वाली ज्यादा थी लेकिन क्रॉस चेक पेमेंट की है, वो हमने जी कानून के मुताबिक की है। यस सर। ठीक है। जी आतिफ नहीं जी, आतिफ नहीं। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही बेटा, आ रही। अच्छा सर, ये सर सिंगल हेड अकाउंट का मतलब है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ये अकाउंट है एक हेड, सिर्फ? एक हेड एडवर्टीजमेंट, एक हेड। हर ठीक लेजर है, लेदा, हर लेजर की लेदा की बात करता है। तो अगर इसके साथ एडवर्टाइजमेंट होगा वो एक अलग हेड होगा वो ये? वो वो लेदा वो लेदा वो लेदा डिस्कस करेंगे। अच्छा, और इसमें जो आपने पहले कहा है जहां तक टोटल 2.5 लाख तक जा रहा है वो हाँ, वहां तमाम, जैसे मर्जी पेमेंट कर दें। ठीक है। उसके जैसे ही उससे एक्सीड करेंगे तो अगर जैसे तो से ये 2.5 लाख तक कंडीशन नहीं है, 2.5 लाख से ऊपर कंडीशन शुरू हो गई। ठीक है सर, वो यानी कि 25,000 तक रहेगा तो ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और बात बेटा ऐड करता चलूं, क्योंकि 2.5 लाख का लेजर बैलेंस कुछ भी नहीं है। बंद कर दें यार, 2.5 लाख का लेजर बैलेंस कुछ भी नहीं है। तो आपको जो पेपर में सवाल आएगा, तो वहां आपने, क्योंकि वहां पे मिलियंस में क्वेश्चन आता है, वहां पे मिलियंस में क्वेश्चन आता है, तो वहां पे अगर आपको कहे कि जी आपकी ये पेमेंट की कोई पेमेंट आपने 25,000 ज्यादा की है और क्रॉस चेक पेमेंट नहीं की, तो आपने डिसअलाउ कर देंगे, क्योंकि वहां सवाल ही मिलियंस में होता है। वहां 2.5 लाख का हिसाब ही कोई नहीं होता। 2.5 लाख एक साल में कुछ कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं है यार बिजनेस के लिए। एनी क्वेश्चन जी? इसका मतलब है कि अंधाधुंध एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउएबल एक्सपेंडिचर्स। हमने कब उसे पढ़ा था ना, जो 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 सा मर्जी खर्चा डालते जाओ और आपको अलाउएबल खर्चा रहेगा। नहीं जी नहीं, अंधाधुंध एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउएबल एक्सपेंडिचर्स।
हाँ यूटिलिटी बिल, मेरा फैक्ट्री है, मेरे फैक्ट्री का बिल आ गया 18 लाख रुपया, वो कॉलेज का बिल आता है 2.5-3 लाख रुपया, तो वहां मैं क्रॉस चेक पेमेंट करूं? नहीं, वो कहता कैश पेमेंट कर दो। मेरी इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, कोई मैंने गवर्नमेंट का सरकार का कोई इंपोर्ट ड्यूटी जमा करानी है, कहता कैश पेमेंट कर दो। और रात को ट्रक का सामान लेके आया और मैं कहा ठहरी यार तेन क्रॉस चेक दूंगा सवेरे, और ट्रक वाला क्रॉस चेक लेके जाऊंगा, पैसा फड़ाओ, मैं सामान लाता। कोरियर वाला और ठहरी यार तेन क्रॉस चेक देने 18 रुपए का खाता लेके चलना ही कैब, पोस्टेज। लो जी मैंने आपको समझा दिया, इसमें कोई सवाल है? ये प्रैक्टिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी आप आगे इलस्ट्रेशन आप देखेंगे। आगे चलो जी, आगे चलें, इलस्ट्रेशन खुद ही करेंगे जी। हाँ हाँ, अच्छा यार ये दो जो ट्रांजैक्शन है ना, ये टोटल ना सेल्स टैक्स से रिलेट करती है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, या सेल टैक्स पढ़ा के ये पढ़ा दूँ, क्योंकि हमारे सवालों में ये वाली चीज़ अक्सर नहीं पूछ जाती है, सिर्फ समझाने के लिए है। ना ही कभी वैसे आई कैब ने इसको प्रैक्टिकली पूछा, लेकिन इसको हमने पढ़ना जरूरी है। आई कैब ना पूछे सब पूछ सकता है। चलें 18 पढ़ते हैं, लेट्स सी, दोनों बड़ी टेक्निकल हैं। अक्सर लोग कमीशन पे करते हैं, आपको पता ही है, और वो कमीशन उसके ऊपर होता है जैसे ये डायरेक्ट एंड कंज्यूमर बनती गुड्स, जहां पे सीमेंट फैक्ट्री से एंड कंज्यूमर पैक होके आता है, बोतल, साबन, शैम्पू, टिश्यू रोल्स, ये फैक्ट्री से पैकअप होके आता है। तो क्या फैक्ट्रियां बेचती हैं? नहीं बेटा, फैक्ट्री नहीं बेचती, ये आगे इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स बेचते हैं। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बेचते हैं तो उनको क्या मिलता है? कमीशन। उनको क्या मिलता है? कमीशन। अब फैक्ट्रीज जब उनको कमीशन देंगी तो बेटा वो क्या बनेगा? उनका एक्सपेंस बनेगा। मसलन हम कहें जी मैपल लीफ सीमेंट है, मैपल लीफ सीमेंट ने एक डिस्ट्रीब्यूटर रखा, तुम जी बोरी बेचो, तुम्हें पर बोरी इतना इतना कमीशन मिलेगा। अब वो मैपल लीफ का एक्सपेंस ही है ना। अब उस एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। अच्छा, ये मोस्टली कौन सी गुड्स हैं जो डायरेक्ट फैक्ट्री से बनी बनाई आती हैं? एक तो ना फैक्ट्री से, अब फैक्ट्री से धागा निकला तो वो आपका फिनिश प्रोडक्ट तो नहीं है। अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्केड्यूल बनाया होता है सेल टैक्स एक्ट में, उसको कहते हैं थर्ड स्केड्यूल। उसमें वो वाली प्रोडक्ट्स मेंशन है, कहता है ये किन प्रोडक्ट्स से बात हो रही है जो सेल टैक्स के थर्ड स्केड्यूल में है। अब यहाँ पे वो कौन सी चीजें हैं? सीमेंट है, आपको पेंट है, बोटल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम भी है मेरा ख्याल है, हाँ जी आइसक्रीम भी है, और भी बहुत सारी, मैंने एग्जाम्पल दे दी। एनी अमाउंट ऑफ कमीशन पेड और पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स। कौन सी प्रोडक्ट्स? जो सेल टैक्स एक्ट के थर्ड स्केड्यूल में है। वेयर द अमाउंट ऑफ कमीशन पेड, अगर कमीशन पेड एक्सीड्स 0.2% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सप्लाईज, यानी कि 10 मिलियन का कमीशन पे किया है, तो अगर वो 0.3% के हिसाब से पे कर दिया, एक्सीड्स 0.2 तक कंडीशन नहीं है कोई भी। कंडीशन क्या है? एज अ केस में भी is appearing in the active taxpayer list under this ordinance। कहता जी वो जोन सा कमीशन एजेंट जिसको आप कमीशन पे कर रहे हैं उसका नाम एटीएल में होना चाहिए। एटीएल पता कौन सी है? एटीएल एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट इशू करती है, हर 24 घंटे बाद अपडेट होती है एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट, हर 24 घंटे बाद। एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट कौन है? जो अपनी रिटर्न प्रॉपरली फाइल कर रहा है, जो अपना टैक्स प्रॉपरली दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइलर। एक्टिव टैक्सपेयर में जो है उसको हम बोलते हैं फाइलर। ये कंडीशन किसके ऊपर लगाई? नॉन फाइलर। अब देखो सीमेंट फैक्ट्री वाला छुप सकता है? नहीं छुप सकता। बोतल की फैक्ट्री वाला छुप सकता है? नहीं छुप सकता।
वो कहता है टैक्स नहीं देना, हो सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब उसको कहा तुम पकड़ के दो हमें बंदा, कि तुम जिसको कमीशन दे रहे हो वो बंदा अगर फाइलर नहीं तो तुम्हें हमने कमीशन का एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करना। अब वो क्या करेगा? पुशअप करेगा, वो नहीं पाई तो रजिस्टर्ड हो। ये प्रीवियस नहीं, पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बहुत सारे बंदे रजिस्टर्ड बैठे थे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करने वाले बंदे, बिजनेस करने वाले कौन से बड़े हैं? 3-4 लोग, हायर है, सैमसंग है, आपका ग्री है, ये 3-4 तो बड़े हैं। सब ने कह दिया भाईजान रजिस्टर्ड होंगे तो हम आपको गुड सप्लाई, आपको फ्रिज देंगे ताकि आप बेच सकें, आपको एसी देंगे ताकि बेच सकें, वरना हमारे हमसे ना लेने आए, क्योंकि हमने आपको कमीशन देके खर्चा दिखाना है। अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर ना हुए तो हम मारे जाएंगे। वो सारे भाई रजिस्टर्ड हो गए। लो जी, एनी 19 में छोड़ रहा हूँ जी, 19 में पढ़ाऊंगा जब वो हम पूरा सेल टेस्ट पढ़ा दूंगा जी, वापस आके पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं है। एनी क्वेश्चन जी? लो जी आगे चलें जी। एबनॉर्मल लॉस आपको एक्सपेंडिचर लॉस होता है, कोई आपका आगे लग गई जी मशीनरी को, उसके बाद मशीनरी में कुछ बच गया, आपने पहले मशीनरी की वैल्यू निकाली जो तबाह हो गया एसेट, कुछ बच गया वो बेच दिया, कुछ आपको इंश्योरेंस मिल गई, कोई सेटलमेंट हो गई, कोई नेट जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो आपको अलाउबल एक्सपेंडिचर है। अलाउबल एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर इज आल्सो एन अलाउबल एक्सपेंडिचर इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। आगे चलें, ये पढ़ लिया हमने, आगे चलें। ये अपोर्शनमेंट थोड़ा सा मैं टच दिया है, खैर दोबारा टच दूंगा जी, आगे चलें। ये बाकी जी हम इंशाल्लाह ताला कल या परसों, कल ठीक है जी। आज के लिए खुदा हाफिज आपको, तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी जी। आतिफ नईम जी, आतिफ जी सर मैंने ये आतिफ कोई समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो, डिस्टॉर्शन बहुत है। सर फॉरेन सोर्स इनकम में मैंने एक पूछना था सर। चल पुत्र फिजिकल आगे पूछने ला खैर रखे, ठीक है, सबका भला होगा। अल्लाह हाफिज। Recording stop.